गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 विषय है हमारा विज्ञान के पार्ट 8 पार्ट का नाम है कोशिका की संरचना एवं कार्य के विषय में अध्ययन करेंगे। मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कोविड-19 के कारण आपके सिलेबस से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को हटा दिया गया है, जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में भी नहीं आएगा। तो अब हमें अपनी अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक की पूरी तैयारी करनी है। तो इसी क्रम में अभी हमने जो पिछला चैप्टर अपना पढ़ा था पदार्थों का पृथक्करण, वो हमारा फिजिक्स से रिलेटिव चैप्टर था। लेकिन अब जो हमारा ये चैप्टर है कोशिका संरचना एवं कार्य, तो ये हमारा बायोलॉजी से संबंधित चैप्टर है और इसको पूरी तरह से आप कक्षा 9 में पढ़ेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कोशिका संरचना एवं कार्य। कोशिका, सबसे पहले आता है कोशिका। कोशिका क्या है? यदि मैं आपको परिभाषा के रूप में बताऊं तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम? कोशिका। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारी इसकी परिभाषा है। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की थी। किसने करी थी कोशिका की खोज? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, किसमें करी थी? 1665 ईस्वी में। इन्होंने देखा था जो हमारा मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खी के छत्ते में कुछ कोष्ठक पाए जाते हैं जो हमारे इस प्रकार के होते हैं। तो इन कोष्ठकों को ही इन्होंने किसका नाम दिया था? कोशिका का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? कोशिका का। जैसे अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो सुन लीजिए। संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं? जो ये है संरचनात्मक इकाई जो है, ये हमारे शरीर को एक आधार प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? आधार। इसीलिए हम इसको संरचनात्मक इकाई के नाम से भी जानते हैं। क्या करती है? ये हमारे शरीर को एक आधार प्रदान करती है। क्या करती है? एक आधार प्रदान करती है। ठीक इसी प्रकार अब है हमारा क्रियात्मक इकाई। क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? क्रियात्मक इकाई बच्चों इसलिए कहते हैं, क्रियात्मक इकाई हमारे शरीर में जितने भी कार्य होते हैं वह एक कोशिकीय स्तर पर होते हैं। किस पे होते हैं? कोशिकीय स्तर पर। जितने भी हमारे शरीर के कार्य हैं वे कोशिकीय स्तर पर होते हैं, जिस कारण हम इसको क्रियात्मक इकाई के नाम से जानते हैं। तो परिभाषा में देखा हमने, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, फिर इसी में हमारे दो बिंदु निकल कर आते हैं। संरचनात्मक इकाई क्यों कहते हैं और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? संरचनात्मक इकाई शरीर को ये एक आधार प्रदान करती है इसलिए कहते हैं, और क्रियात्मक इकाई ये जितने भी hमारे शरीर के कार्य होते हैं वे एक कोशिकीय स्तर पर होते हैं, इसलिए हम इसको क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। अब आता है कोशिकाओं की संख्या। कोशिकाओं की संख्या। बच्चों कुछ हमारे एक कोश के जीव होते हैं और कुछ हमारे
विशालकाय हाथी जैसे शरीर वाले भी होते हैं, जिनके शरीर में हम कोशिकाओं का अनुमान लगा भी नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार मनुष्य में भी अरबों से लेकर खरबों तक की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो हमारे एक कोश के जीव हैं उनको हमने अलग रखा है, जो हमारे बहुकोश के जीव हैं उनको हमने अलग रखा है। इस प्रकार आते हैं, देखो हमारे जैसे ये है हमारा एक कोश के जीव, एक कोश के जीव। अगला है हमारा बहुकोश के जीव, बहुकोश के जीव। पहले संख्या को सुन लीजिए। कुछ जीवों में तो केवल हमारी एक ही कोशिका पाई जाती है, लेकिन कुछ जीव हमारे ऐसे होते हैं जिनका शरीर हाथी की तरह होता है, विशालकाय होता है, तो उनमें हम कोशिकाओं की संख्या का अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन जो मनुष्य होता है, मनुष्य में अरबों से लेकर खरबों तक की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे ये है हमारा एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव। एक कोश के जीव कौन कौन से होते हैं हमारे? अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना। ठीक है, ये कैसे होते हैं हमारे एक कोश के? ये जो अपना जीवन चक्र है, अपनी लाइफ साइकिल है, केवल अपनी एक ही कोशिका में पूर्ण करते हैं। इनके पास कोई अन्य कोशिका नहीं होती किसी और भी कार्य को करने के लिए। लेकिन इनके अलावा जो भी आपको दिखाई देते हैं पृथ्वी पर, जैसे मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जानवर हैं, ये सब क्या है हमारे बहुकोश के जीव, क्योंकि इनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है और इनमें क्या श्रम विभाजन की क्षमता होती है। जैसे मनुष्य में श्रम विभाजन की क्षमता होती है। अब एक कोश के जीव क्या होते हैं और बहुकोश के जीव क्या होते हैं? एक कोश के जीव बेटा वो होते हैं जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं कोश के जीव बच्चों? जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, वह कहलाते हैं हमारे एक कोश के जीव। इसी प्रकार बहुकोश के जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं हमारे बहुकोश के जीव। अब हम अमीबा को देख लेते हैं, किस प्रकार से एक ही सेल से अपने पूरे जीवन को व्यतीत करता है। ये मान लीजिए हमारा अमीबा का स्ट्रक्चर है। मैं आपको बता दूं, अमीबे का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है, ये किसी भी आकार को ग्रहण कर लेता है। यदि मान लो इसका इतना हिस्सा यहाँ से टूट गया तभी अपना नया आकार ग्रहण कर लेगा, यहाँ से टूट गया तभी अपना आकार ग्रहण कर लेगा। लेकिन जो इसका बीच में केंद्रक होता है, मेन होता है बच्चों इसमें केंद्रक, अगर ये केंद्रक इसका टूट गया तो इसके बाकी जितने भी आकार हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे और उसका अपना ये आकार भी नष्ट हो जाएगा। तो जो भी हमारे जैसे हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं होती रहती हैं, उत्सर्जन है, श्वसन है, पोषण है, हमारे शरीर में क्या है, इन सब क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। जैसे मान लो जब हम भोजन करते हैं, भोजन हमने अपने जीभ पे रखा, जीभ पे रखने के बाद कहाँ पहुंचा वो? ग्रसिका में। ग्रसिका में पहुंचने के बाद आहार नाल में, आहार नाल के बाद वो छोटी आंत, बड़ी आंत इत्यादि में पहुंचता है। लेकिन ये जो है हमारा अमीबा, जैसे ये हमारी उंगलियों में उभार दिख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार के इसकी ये जो लेयर होती है यहाँ पे उभारनुमा ये उठी रहती है। तो इसी एक लेयर के माध्यम से जितनी भी हमारी जैविक क्रियाएं होती हैं, तो कुछ जैविक क्रियाएं जो है अमीबे में भी होती हैं, तो उन जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए सिर्फ ये इसी एक सेल का सहारा लेता है। इसी से ये अपने उत्सर्जन की क्रिया को करता है। मतलब उत्सर्जन, जो भी इसके शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर की तरफ त्यागना, श्वसन, सांस को अंदर की तरफ लेना और छोड़ना, सिर्फ इसी सेल के माध्यम से ये अपनी श्वसन की क्रिया को पूर्ण करता है। पोषण भी ये अपनी इसी क्रिया से पूर्ण करता है, इसीलिए हम इसे एक कोश के जीव के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार पैरामीशियम में सीलिया निकले हुए होते हैं। ये हमारा पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, इसमें इस प्रकार के सीलिया निकले हुए होते हैं, ये इन्हीं के माध्यम से अपनी जैविक क्रियाओं को करता है। युगलीना में एक फ्लैजेला निकला होता है, वह भी उसी माध्यम से अपने कार्य को करता है। लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य बहुकोश के जीव है, तो ये अपने कार्यों को बांट लेता है। जैसे हम घर में 10 सदस्य होते हैं,
जो वो 10 सदस्य होते हैं तो वो सारे कार्यों को अलग अलग करते हैं। कोई ये कंपलसरी नहीं होता कि यदि एक मनुष्य घर में रह रहा है तो दूसरा भी घर में रहेगा, एक स्कूल जाएगा, एक दफ्तर जाएगा, जो हमारी मम्मी होंगी वो घर के कामों को करेंगी। तो ठीक उसी प्रकार मनुष्य में जो कोशिकाएं होती हैं वो अपने कार्य को बांट लेती हैं, जिनमें श्रम विभाजन की क्षमता होती है। तो यहाँ समझ में आया एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव, यही हमारी कोशिकाओं की संख्या पर आधारित है। अब इसमें हम देखते हैं बेटा, तो बच्चों हमने एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव पढ़ा। इसी में एक आता है हमारा बहुकोश के जीव में तंत्रिका तंत्र, जो आप 9th में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र क्या करता है, उससे हमें एक उत्तेजना प्रकट होती है। क्या प्रकट होती है? उत्तेजना। वो क्या करता है, हमारे ब्रेन तक मैसेंजर्स को पहुंचाता है और उसके बाद हम प्रतिक्रिया करते हैं। ये आप 9th में पढ़ेंगे। 9th में इसका पूरा बहुत अच्छे से विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। तंत्रिका तंत्र देखने में कैसा लगता है, तंत्रिका तंत्र किस प्रकार का होता है, इस टाइप से आप उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब आता है हमारा कोशिका का आकार। कोशिका का आकार, कोशिका का जो आकार होता है बच्चों, वो हमारा 1 माइक्रोन से लेकर 10⁻⁻⁶ कुछ सेंटीमीटर तक होता है। कोशिका का आकार कैसा होता है हमारा, 1 माइक्रोन से लेकर 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर तक होता है। अगला आता है हमारा कोशिका के भाग। ठीक है, कोशिका के भाग, इसमें क्या है, सबसे पहले आता है हमारा कोशिका कला। कोशिका कला क्या होती है बच्चों, कोशिका कला जो है ये हमारी प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन तथा वसा से मिलकर बनी होती है, से मिलकर बनी होती है। और क्या करती है ये, जो हमारे सेल ऑर्गन्स हैं, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कोशिकांग, उनको एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। क्या करती है, सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। ठीक है, कोशिका कला जो है प्रोटीन और वसा दोनों से मिलकर बनी होती है, और ये जितने भी हमारे सेल ऑर्गन्स यानी कि कोशिकांग होते हैं उनको एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। अब आता है हमारा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है बच्चों, कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, पौधों में, और ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, पौधों में, और ये सेलुलोज की बनी होती है। और ये पौधों को एक दृढ़ता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, दृढ़ता, दृढ़ता प्रदान करती है। अगला आता है हमारा कोशिका द्रव्य। कोशिका कला से लेकर केंद्रक तक जो भी हमारा पदार्थ भरा रहता है वह कहलाता है हमारा कोशिका द्रव्य। इसमें हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी, या हम गोल्जी काय भी बोल सकते हैं इसे, माइटोकॉन्ड्रिया, आदि उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर हमारे सेल्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे गोल्जी काय है, माइटोकॉन्ड्रिया है इत्यादि। अब आता है केंद्रक। केंद्रक क्या होता है बच्चों, केंद्रक जो है ये गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, ये गोलाकार या अंडाकार। जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया था, अमीबे में से यदि केंद्रक को काट दिया जाए तो वह नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार आपने छिपकली को देखा होगा, छिपकली की पूंछ में भी केंद्रक पाया जाता है। यदि आपने छिपकली के पूंछ के केंद्रक को काट दिया तो उसकी पूंछ फिर से वापस नहीं आएगी, लेकिन उसका केंद्रक यदि अगर नहीं कटता है तो उसकी पूंछ पुनः वापस आती जाएगी। तो अब हमने इस अपने चैप्टर में क्या पढ़ा, सबसे पहले कोशिका को पढ़ा, कोशिका की परिभाषा को पढ़ा, उसके बाद हमने कोशिका के जो हमारे एक कोश के जीव होते हैं, बहुकोश के जीव होते हैं, उसको पढ़ा। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की, किस सन में की, हमने उसको पढ़ा। एक कोश के जीव के अंतर्गत कितने जीव आते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना, हमने उसको पढ़ा। ठीक उसी प्रकार बहुकोश के जीव क्या क्या होते हैं, हमने उसको भी पढ़ा। ठीक है, हमने कोशिका का आकार, कोशिका की भाग इत्यादि को पढ़ा। मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।